हफ्तावार प्रोग्राम असासा के साथ मेज़बान और प्रोड्यूसर कामरान तारिक हाजिर खिदमत। रेडियो पाकिस्तान की हमेशा ये कोशिश रही कि प्रोग्राम असासा में आपकी मुलाकात ऐसे नाबगाए रोज़गार शख्सियात से करवाई जाए जो अपने शोबे में गिरां कदर खिदमात की बदौलत पाकिस्तान और दुनिया भर में अपना मकाम रखते हैं। आज का प्रोग्राम भी इसी काविश की एक कड़ी है। आज हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के सफ़े अव्वल के अफसाना निगार और ड्रामा नवीस जनाब इरफान अहमद उर्फ़ी। इनके बारे में आपको बताते चलें कि 80 की दहाई के निसफ आखिर में हैयत के मुख्तलिफ ज़ायक़ों और अनछुए मौज़ूआत के बाइस बतौर अफसाना निगार अपना वजूद तस्लीम करवा चुके हैं। इनका पहला अफसानवी मजमूआ पाऊँ 2015 में शाया हुआ, जिसे अदबी हलकों में बेपनाह कबूलियत मिली। जिस अफसानवी मजमूए पर हाल ही में MA का तहकीकी मकाला भी लिखा गया है। दूसरा अफसानवी मजमूआ कंट्रोल रूम के नाम से शाया हो चुका है। अफसाना निगारी के साथ उनकी ड्रामा निगारी के जौहर आप पाकिस्तान के मशहूर TV ड्रामों की सूरत में देख चुके हैं, जिनमें आन, अरमान, परछाइयाँ, ज़िप अहम हैं। मुतअद्दिद बैनुल अक़वामी फोरम्स पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं। साथ ही आप सभी को याद दिलाते चलें कि इरफान अहमद उर्फ़ी साहब ने पाकिस्तान टेलीविज़न के एक मारूफ ड्रामे बंधन में जमशेद और जिमी का किरदार भी निभाया था। ये किरदार आज भी लोगों के जहनों में ताज़ा है। आजकल एक निजी TV चैनल के स्क्रिप्ट के शोबे से वाबस्ता हैं। आइए इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सर, सबसे पहले आपकी आमद का बहुत शुक्रिया और साथ ही माजरत कि आपकी ज़ात इन चंद जुमलों में समोई नहीं जा सकती। नहीं कामरान, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ बुलाया। मुझे बड़ी खुशी हो रही है रेडियो पाकिस्तान आकर, और रेडियो पाकिस्तान की जो इमारत है, ये जो कॉरिडोर्स हैं, ये स्टूडियोज़ जो हैं, ये इनसे मैं बड़ा नॉस्टैल्जिक हो रहा हूँ और मुझे बहुत खुशी है। और मुझे ख़ास तौर पे जो नौजवान अब रेडियो पाकिस्तान में जो लोग आए हैं, आप हैं, मैं अभी इंजीनियर भी देख रहा हूँ जो वहाँ बैठे हुए हैं, आप सब लोग जो हैं बहुत इंथुसियास्टिक हैं, बहुत एनर्जेटिक हैं और मुझे बहुत उम्मीद है कि इंशाल्लाह जो रेडियो की हमेशा से जो रवायत रही है वो कायम रहेगी। दूसरी वजह कि आपने कुछ ज़्यादा ही तारीफ़ कर दी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो एक तालिब इल्म हूँ अदब का, और जो क्रिएटिविटी है, ये तख्लीकी काम जो है, जैसे आपको शौक़ है, आपको भी शौक़ है लिखने का, ऐसे मुझे भी है। तो सर, सवालात का थोड़ा सिलसिला शुरू करते हैं कि पहले ये बताइए कि आपको पहली बार कब एहसास हुआ कि आप दिलों में छुपे जज्बात लिख सकते हैं? देखें, ये इसका एक बड़ा क्लीशेड सा जवाब बनता है जी, बचपन से शौक़ है। मेरा ख़्याल है मेरा भी यही बनेगा, इसलिए कि जिस दौर में होश संभाल रहा था वो आप समझ लें कि लेट 60s और अर्ली 70s की चीज़ें, जब हम बिल्कुल माइनर थे ना। अच्छा, उस ज़माने में जो घर का भी ख़ास तौर पे जो माहौल था, चूँकि मेरे फैमिली में भी मेरे जो नाना थे वो पंजाबी के एक असातिज़ा में उनका शुमार होता है, वो शायर थे पीर फजल गुजराती, और मेरी अम्मी के खालाजाद भाई जो मेरे मामू थे खाकान खां, और वो भी शायर थे। अच्छा, और फिर मेरी अपनी वालदा और वालिद भी बहुत अदब का ज़ौक़ रखने वाले थे ना। आपको बचपन से अदबी माहौल तो घर माहौल ऐसा था ना, तो उसमें ये गुमान, अब मैं गुमान कहूँगा, ये गुमान होने लगा। मुकम्मल ज़ात की जो तकमील है वो ना एक अदबी हवाले से है और इल्मी हवाले से बनती है। ये ना, ये उस ज़माने में माहौल ऐसा था, चूँकि जो रोल मॉडल्स थे ना वो अदीब शायर हुआ करते थे। अच्छा, मेरा ख़्याल है कि ये सिर्फ मेरे साथ नहीं होगा, मुझे लगता है कि तब बहुत से लोगों के साथ ऐसा होगा। तो फिर उसके बाद ना, जब ये टेलीविज़न आया, रेडियो ने भी और PTV ने भी अदबी शख्सियात को रोल मॉडल्स बनाने में खासा किरदार अदा किया। आज के ज़माने में मैं समझता हूँ रोल मॉडल जो हैं वो मे बी वो शोबिज़ की पर्सनैलिटीज़ हैं, वो सेलिब्रिटीज़ कुछ और हैं, इवन स्टीव जॉब और वो क्या नाम है जो ये बिल गेट्स वगैरह, ये लोग हैं जो कॉर्पोरेट सेक्टर के हैं, जो कैपिटलिस्ट्स हैं, बहुत बड़े बड़े अदीब शायर भी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अब वो भरमार ज़्यादा है रोल मॉडल्स की ना, तो उस ज़माने में ये रोल मॉडल्स हुआ करते थे। पूछना चाहूँगा कि पहली बार आपने कब लिखा? हाँ, बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए, मेरा ख्याल है कि मैं ना 8-9 साल का था, तो मैं उस ज़माने में मैं अपने तौर पर, चूँकि ये नॉवेल्स पढ़ते थे, रिसाले पढ़ते थे, कहानियाँ पढ़ते थे ना, कॉमिक्स भी होती थी उर्दू ज़ुबान में, तो मुझे याद है कि मैं ख़ुद बहुत लिखता था और मैंने वो रजिस्टर बना लेता था, और वो अभी भी शायद मेरे पास कुछ पड़े हुए हैं। वो नॉवल लिखने का शौक़ होता था और तस्वीरें साथ बनाता था। तो वो मैं ना, मुझे याद है 9 साल की उम्र में, 8 साल की उम्र में मैं ना ये चीज़ें लिखता था। लेकिन खैर वो तो एक बड़ी कच्ची उम्र की चीज़ें होती हैं, लेकिन वो एक शौक़। फिर ऐसा ऐसा फिर जब मैट्रिक लेवल पे आए स्कूल में, तो फिर ये बज़्म अदब, रेडियो, ये चीज़ें, कुछ अच्छा असातिज़ा भी बहुत अच्छे मिले स्कूल और कॉलेज में, बहुत अच्छा माहौल था, बड़े बड़े नाम थे। जैसे मेरे कॉलेज में रशीद अमजद,
इरफान सिद्दीकी का तो अब हवाला सियासत के हवाले से ज़्यादा, लेकिन तब तो वो अदब के हवाले से था। और ये जलील आली साहब, ये भी मेरे असातिज़ा में से थे। और एक फ़ारूक शाह साहब थे, वो अभी उनकी हाल ही में डेथ हुई है, बहुत आला उम्दा शायर थे। मुझे बड़ी तरह याद है, रेडियो पाकिस्तान पिंडी में हम जाया करते थे, इरफान सिद्दीकी में लेके जाते थे और इन्होंने रेडियो का ड्रामा लिखना सिखाया हमें। फिर उसके बाद कंपटीशन बहुत होता था शायरी में, डिबेट्स में और लिखने में भी। और इस वक्त मेन स्ट्रीम में बहुत अच्छे खासे बड़े नाम ये वो हैं जो मेरे क्लास फेलोज़ होते थे, मेरे कॉम्पिटिटर्स होते थे। तो मैं समझता हूँ कि जो तालीमी इदारों का जो माहौल होता है ये भी एक बहुत रोल प्ले करता है। जी बिल्कुल सर, आप ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ये भी है। लेकिन हम देखते हैं कि अदब में तहरीर का कच्चापन कहीं भी काबिल कबूल नहीं है। आपकी लगन है, आपका शौक़ है कि इब्तदाई दौर में ही वज़ीर आगा अहमद नदीम क़ासमी, मुमताज़ मुफ्ती और मंशायात जैसे कलमकारों की तरफ से आपको भरपूर हौसला अफजाई मिली। तो उस दौर की कुछ सुनहरी यादें हमारे सामिन के साथ आप शेयर कीजिए। हाँ देखिए, आपने बड़ी अच्छा याद दिला दिया। देखिए, ये जो इस्लामाबाद का जो अदबी माहौल था ये बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मज़ेदार था। बहुत बड़े बड़े नाम थे, अहमद फराज, इफ्तिखार आरिफ तो खुदा को ज़िंदगी दे, सेहत दे, अभी भी हैं, किश्वर नाहीद हैं, परवीन शाकर हुआ करती थी। तो मंशायात साहब तो अदबी सरगर्मियों की वो जान थे, उन्होंने बड़ा एक्टिव किया हुआ था इस्लामाबाद को। तो शबनम शकील थी, वो अब नहीं रहीं। और बहुत से लोग थे मुझे इस वक्त, सही ज़मीर जाफ़री, अच्छा अनवर मसूद साहब, वो खुदा उनको सेहत दे, ज़िंदगी दे, वो तो अभी भी हयात हैं। तो ये हल्का रबाब ज़ौक़ इस्लामाबाद बहुत एक्टिव होता था, बहुत। और यहाँ अफसाने का एक बड़ा रिवाज था, बहुत अच्छे अच्छे नाम थे अफसाने के हवाले से। अहमद दाऊद थे इधर, रशीद अमजद हैं, ये बहुत बड़ा नाम है। तो बड़ी बाकायदगी से हम जो है ना हल्के की मीटिंग्स अटेंड करते थे। फिर उसके बाद यहाँ पे ऐसी महफिलें भी होती थी, उसके बाद भी मीटिंग के बाद फिर मुमताज़ मुफ्ती साहब लकीली मेरे घर के करीब ही रहा करते थे। तो उनके पास जब उनका दरवाज़ा हर वक्त खुला होता था 24 घंटे। इतने लोग, इतने नौजवान नए लिखने वाले लड़के लड़कियाँ उनके पास जाते थे। वहाँ बड़े बड़े राइटर्स भी आए बैठे होते थे, जिस वक्त दिल चाहता था हम जाते। और हमेशा मुफ्ती साहब इतनी वो मज़ेदार गुफ्तगू उनकी होती थी, इतनी ग्रिपिंग, इतनी इंटरेस्टिंग कि वहाँ से उठने को दिल नहीं चाहता था। और ना फिर वहाँ से अब जब भी मैं मुफ्ती साहब के घर से आया हूँ तो यकीन करो कामरान कि मेरे हाथ में ना 2-3 किताबें, 3-4 रिसाले और कुछ मज़मून। अच्छा, फिर उसके अलावा ना एक वक्त आया कि उन्होंने ये ऑडियो कैसेट्स होते थे वो भी देते थे, जिसमें लेक्चर्स होते थे। वो हर एक को, मतलब ये वहाँ, ये कितनी अच्छी बात है ना कि आप वहाँ बैठे हुए हैं, तो जो नए लोग आए हैं, जो भी हैं, तो भाई ये तुम पढ़ो, ये ज़रूर देख लो, ये पढ़ लो, वो मतलब एजुकेट करते थे। जैसे कासमी साहब, वज़ीर आगा, ये सब लोग थे। आप यकीन करें उस ज़माने में ख़त का रिवाज होता था, ख़त लिखते थे तो ज़रूर ख़त का जवाब देते थे। अच्छा, मैं अपने अफसाने भेजा करता था और उस पर इतना ऑनेस्टली ओपिनियन दिखते थे। ये मुफ्ती साहब जो थे ना, वो भी निशान लगा के, मंशायात भी। अच्छा, इवन जो एडिटर्स होते थे, जैसे कासमी साहब हैं और वज़ीर आगा हैं, या इस तरह के जो लोग थे, वो बाकायदा क्या करते थे कि अगर उनको अफसाने में कोई झोल नज़र आता था या कोई उनकी सजेशन होती थी तो उसको अपने तौर पे सजेस्ट करके वापस भेजते थे, इजाज़त लेते थे बाकायदा। हालांकि वो तो उस्ताद होते थे हमारे, और वो कहते भाई मेरा ये ख्याल है कि यूँ कर लिया जाए, तो फिर वो अलग बात है। हालांकि मैं जब उनको भेजता था सर, ये जो है ना रवादारी, ये नहीं रवादारी, सॉरी क्या कहेंगे इसको, वज़ादारी, ये जो वज़ादारी है ये था उन लोगों में ना, ये भी तरबियत का हिस्सा होती है। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि उस दौर में असातिज़ा के अंदर ये जज्बा मौजूद था कि वो नए लिखने वालों को की तरबियत करते थे। तो सर आज के दौर में अगर हम देखते हैं कि जो नए लोग लिख रहे हैं उनमें कोई मुमताज़ मुफ्ती नहीं है जो लोगों को बाकायदा अपने घर बुलाए और उनको एजुकेट करे, या आपके ख्याल में ऐसे लोग मौजूद हैं या हमारी नज़रों से ओझल हैं? हाँ, आजकल ऐसे लोग हैं कि नहीं है? मेरा ख्याल है कामरान बिल्कुल हैं, यकीनन होंगे। वो आप ठीक कह रहे हैं कि हमारी नज़र से ओझल हैं या हम नहीं जानते। और बहुत अच्छे लिखने वाले आज भी हैं, बहुत अच्छा काम अभी भी हो रहा है, शायरी में भी, अफसाने में भी, नावल में भी। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि अब तो और बहुत सी चीज़ें लाइमलाइट में आ चुकी हुई हैं ना, तो वो एक जंगल बहुत बन गया। जैसे ये ख़बरें हैं, जैसे ये इन्फॉर्मेशन है, अब हमारे ये हाथ की हथेली में दुनिया जहान की हर वक्त इन्फॉर्मेशन होती है। भाई हम फ़ोन करना होता है, जैसे मैंने तुम्हें कॉल करनी है, तुमने मुझे करनी है, तो हम फ़ोन हाथ में पकड़ते हैं, हमें 18 और चीज़ें अपनी तरफ तवज्जो देती, वो ग्रिप कर लेती हैं। जी बिल्कुल।
फेसबुक पे चले जाएंगे, अच्छा ये देख लें, वो भूल जाते हैं कि हमने क्या करना है। तो ये चीज़ आ गई, ये खूबसूरत भी है और मज़ेदार भी, और मेरे ख्याल पता नहीं शायद अनहेल्दी भी है किसी पॉइंट, किसी सर्टन लेवल पे। सर आज के दौर में अगर हम देखते हैं तो लिखने वाले अफसाना, ड्रामा, नावल, इन तीनों में ड्रामे का इंतखाब करते हैं, और ज़्यादातर ऐसे लिखने वाले हैं जो बाकायदा ड्रामा निगार नहीं हैं, शायद अंदर से वो शायर हैं या नावल निगार हैं, मगर वो कहते हैं हमें ड्रामा लिखना है। तो ड्रामे से आपको मुराद टेलीविज़न का ड्रामा है सर। ठीक है कि अब ड्रामा ज़रूर एक तख्लीकी काम है, लेकिन अगर आज के दौर में हम उनसे देखते हैं तो थोड़ा सा कमर्शलिज्म का शिकार हो गया, थोड़ा सा नहीं, अच्छा खासा, बिल्कुल। तो आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं कि ये जो रुझान की तब्दीली है अफसाने नावल से, अदब से हटकर ड्रामे की तरफ, वो भी कमर्शियल ड्रामे की तरफ, उसका मुस्तकबिल आप कैसे देखते हैं? हाँ देखो, ये बड़ा अच्छा सवाल किया, जो कि इसका मैं बहुत अच्छा जवाब इसलिए दे सकता हूँ कि मैं खुद इसका शिकार भी हूँ इस चीज़ का। देखो, इसमें कोई शक नहीं कि इस वक्त जो टेलीविज़न का ड्रामा है, जो इसको हम ड्रामा सीरियल कहते हैं या वॉटेवर जो भी टीवी पे चल रहा है, उसका एज सच उस अदबी हवाले से हवाला बनता नहीं है। वो ज़्यादातर वो कमर्शियल ही होता है ना, वो एक चीज़ बिकने वाली होती है, ऑडियंस ओरिएंटेड होती है, व्यूअर्स के को सेटिस्फाई करने की चीज़ होती है ना। तो उसमें अब ये हो गया है बेसिकली कि वो जो अदब में कंट्रीब्यूट करने वाली जो बात रह गई है ना, ये नावल या अफसाना, पहले ज़माने में तो ये था कि पैसा तो तब भी नहीं था, मगर इज़्ज़त और नाम तो था ना। ठीक है, अब ये भी एक इंसान की जिबिल्लत होती है ना कि उसका एक आइडेंटिटी क्राइसिस भी होता है। अच्छा, इस दौर में ये है कि वो पैसा तो अभी भी नहीं है, सिर्फ अदबी हवाले से ना, तो इज़्ज़त और नाम भी वो नहीं है जो जितनी इंस्टेंट इसमें हो जाती है। अच्छा, अब तो खैर इसमें भी कोई इज़्ज़त और नाम इतनी रही, अब इसमें भी रोटी रोज़ी का ज़्यादा मसला बन गया हुआ है। तो चूँकि अब आकर के ये एक पेइंग जॉब बन गया है, तो फिर वो लोग जो है ना वो चाह रहे होते हैं कि उनको लगता ही है कि ये बड़ा आसान है, चूँकि हम ये काम हमें आता है, तो हम ये, मैं भी इसी वजह से मैं इसमें आया था। मैंने भी समझा था कि बहुत आसान है, मेरे बाएं हाथ का खेल है, तो मैं बड़ी ईजीली कर लूँगा। लेकिन मुझे ना आने के बाद पता चला, आपको 10-15 साल हो गए हैं, कि बहुत प्राइस पे करनी पड़ती है। ऐसी कतन कोई बात नहीं है कि ये थोड़ा करके ज़्यादा पैसा मिलने वाली बात है। मैं समझा यही था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मगर वो ऐसा है नहीं, बहुत मुश्किल से आपको। अच्छा, रही बात कि उसमें क्रिएटिव या अदबी हवाले से जो एक्सप्रेशन है, वो बड़े रेयर चांस होता है उसका मिलना। जैसे मुझे लकीली इस वक्त मुझे मिल गया है, मिल जाता है कभी कभी, लेकिन वो इतना रजिस्टर होता भी नहीं है। अब तो ये है कि वो सर्वाइवल का मसला बन गया ना, तो आप अपनी मुआशी बका के लिए हवाले से एक और सवाल सर आपसे पूछना चाहूँगा कि लिखने वाला कभी मुआशरा साजी की बात करता था या उसमें कंट्रीब्यूट करता था। सही। आज का जो मौजूदा चैनल है वो राइटर्स को हायर कर लेता है। ठीक है, आप बतौर मुलाजिम उनके पास बतौर ड्रामा निगार या स्क्रिप्ट राइटर जॉब कर रहे हैं। सही। तो लिखना लिखाना जब नौकरी बन जाता है, तो नौकरी के साथ और मुआशरा साजी का जो एक नज़रिया है, उन दोनों का साथ लेके लिखने वाला कैसे चल रहा है? हाँ, बहुत बहुत अच्छा सवाल है। देखो, उसमें ना बहुत, उसमें वो जो राइटर होता है वो समहाउ अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है या अपना काम जो है वो कर तो देता है, मगर वो उसको जहाँ जहाँ मौका मिलता है वो कर तो देता है। उसकी थोड़ी सी, देखिए ये जो जितने भी इस वक्त ड्रामे जिसको हम कमर्शियल कह रहे हैं वो हैं, तो वो सोशल इश्यूज़ पे ना, इसमें वो अलग बात है कि बहुत से सोशल इश्यूज़ ऐसे उजागर किए जा रहे हैं जो जिससे मैं और तुम एग्री ना करें ना, और हमारा ख्याल है, लेकिन वो केटर तो करता है एक सर्टन ऑडियंस को ना, और वो उससे जो चैनल है वो पैसे कमाता है। मगर बहुत अच्छा तुम्हारा सवाल है, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूर है राइटर्स की, इवन जो पैसे लेके भी लिखते हैं और जो लिखवाने वाले हैं उनकी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इसको कहते हैं, समाजी जिम्मेदारी है कि आप ख़ास तौर पे ऐसे मुल्क में जहाँ पे हम, ऐसे माशरे में जहाँ पे हम हैं ना, एक तीसरी दुनिया का, जहाँ पे लिटरेसी लेवल नहीं है, अगर लोग अखबार नहीं पढ़ रहे, स्कूलों में नहीं जा रहे, किताब नहीं पढ़ रहे, अगर वो टेलीविज़न ड्रामा ही देख रहे हैं, तो उनको उस बहाने से बहुत सी चीज़ों में एजुकेट किया जा सकता है। तो ये बहुत बड़ा अच्छा सवाल है, ये इसकी वाकई कमी है और इस पर तवज्जो की डेफिनेटली ज़रूरत है। क्योंकि अगर हम पुराने ड्रामे देखते हैं सर, तो उसमें एक मुआशरा साजी का अंसर बहुत नुमायाँ नज़र आता है। सही। चाहे वो वारिस है, चाहे वो अंधेरा उजाला है, चाहे दरिया, जो भी ड्रामे का नाम लें। लेकिन मौजूदा दौर में ख़वातीन के साजिशें, झगड़े और ये चीज़ें हो गई हैं, तो हमें क्या नए लिखने वाले को आप क्या सजेस्ट करेंगे कि वो वही लिखे जो चैनल लिखवाना चाहता है, या उनको कन्विंस करे कि नहीं भैया हमारे मसाइल ये नहीं हैं, हमारे मसाइल कुछ और हैं?
कुछ बिल्कुल जिम्मेदारी बिल्कुल, है। जो आपने दूसरी बात की है वो करनी चाहिए। आपको कोशिश तो करनी चाहिए ना, आपको थोड़ा रेजिस्ट करना चाहिए, थोड़ा समझाने की कोशिश करनी चाहिए अपने एम्प्लॉयर को। अगर वो आपसे कह रहे हैं कि जी, अगर आपका प्रोड्यूसर है या चैनल है वो ये कह रहे हैं कि जी ये आप ये पैसे लें और ये मुझे लिख के दें, तो आपका एज अ राइटर बिल्कुल ये फ़र्ज़ बनता है कि आप उसको कहें कि ठीक है, मैं वो एक कमर्शियल चीज़ लिख देता हूँ, मैं डेफिनेटली वो चीज़ केटर करेगी आपके ऑडियंस को, वो रेटिंग भी उठाएगी, लेकिन हम इसमें इन सोशल इश्यूज़ को, इन बात, वैसे अब मैं बताऊँ बिल्कुल करंटली रिसेंटली तो अब ये रिवाज लकीली बन गया है। अब तो हर कोई इश्यूज़ क्योंकि कुछ ड्रामे बड़े हिट हुए हैं ना जो इशू बेस्ड थे, तो अब जो है ना अब आ गए, ये भी दौर होते हैं ना, अब फिर दोबारा से दौर आ गया। वो कह रहे हैं कि जी आप इशू लाएं और उसमें सोशल एस्पेक्ट्स लेके आएँ, और लोग अब वो तंग पड़ गए जिनका आप जिक्र कर रहे हैं ना कि वो औरत की दुश्मन है और ये और वो सास बहू के झगड़े जो ना, अब वो आकर के एग्जॉस्ट हो गए हुए हैं। तो अब बिल्कुल करंटली जो दौर है ना वो है इस चीज़ का। तो सर, थोड़ा सा अब दोबारा आपकी ज़िंदगी की तरफ आते हैं। ये तो बहरहाल आपका तख्लीकी काम है और उसमें सारा पाकिस्तान, सारी दुनिया आपको जानती है कि आप अपने काम के बहुत माहिर हैं। आपने सर बहुत से ममालिक का सफ़र भी किया है, तो आप वहाँ के माहौल को और पाकिस्तान के माहौल को कैसे देखते हैं, एक तख्लीकार की नज़र से और एक तख्लीकार के लिए? हाँ, बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो दुनिया के जो दूसरे मुल्क हैं पाकिस्तान के अलावा, वो आपके एक्सपोजर के लिए, आपके इल्म के लिए, आपके तजर्बे के लिए बहुत ज़रूरी है उनको विज़िट करना, उनको एक्सपीरियंस करना, उनको तजर्बा करना, वहाँ जाके रहना, इंटरेक्ट करना। वहाँ की मेन स्ट्रीम जो अदबी सियासी तहरीकें हैं वो क्या हैं, उनको जानना, उनके साथ गुफ्तगू करना। ये बताइए सर, म्यूज़िक का आपको कितना शौक़ है? म्यूज़िक का मुझे बहुत शौक़ है, और मैं तो एक ज़माने में म्यूज़िक कंपोज बहुत करता रहा, और मैं बहुत अच्छा, लिखता। ये हाँ, आपकी शख्सियत का ऐसा पहलू है जो मुझे अभी तक नहीं पता लगा। और मैं बाकायदा म्यूज़िक सीखता रहा। मैंने तबला सीखा, मैंने हारमोनियम सीखा, मैंने बड़ी महफ़िलों में बैठा और मैंने बहुत से गाने मैंने कंपोज़ किए और लिखे, और कुछ लोगों ने गाए भी, रिकॉर्ड भी किए। मगर जिस ज़माने में मैं ये सब करता था ना, उस ज़माने में इंतहाई परफेक्ट होना ज़रूरी था। वो ये वाला दौर नहीं था कि आप कच्चे पक्के जो है ना वो लॉन्च कर जाएं, अपने आप को स्टूडियोज़ में ले जाएं और वीडियोस बना लें। किसी किस्म के ऑटो ट्यूनर का कॉन्सेप्ट उस वक्त नहीं था ना, तो बहुत पक्का होना चाहिए। तो मैंने कभी कॉन्फिडेंट नहीं रहा वो सामने आने में, तो लेकिन मैं देखता रह गया, और वो मेरे से जो जूनियर थे वो क्या से क्या बन गए। दरअसल तो आपको अदब की तरफ आना था, वरना एतमाद की कमी मैं बिल्कुल नहीं समझता। आपकी तहरीर में जो बलक एतमाद लोगों को नज़र आता है भी, वो अपनी जगह मौजूद है। सर, ये बताइए कि आखिर ये लिखने वाला हमें हमारी ही बातें सुनाकर रुला देता है, हमारे ही रवैये हमें दिखाकर हंसा देता है, ये कैसी जादूगरी आपके ख़्याल में? ये तख्लीक आखिर है क्या चीज़? देखिए, वो ये होता है, मैं आपको बताऊं कि आप बुनियादी तौर पर जब कोई चीज़ पढ़ रहे होते हैं, कोई मतलब बायोग्राफी पढ़ रहे हैं किसी के सवाने, या आप कोई अफसाना कहानी पढ़ रहे हैं, कोई किरदार पढ़ रहे हैं या देख रहे हैं टेलीविज़न पे या फिल्म में, उसके साथ आप रिलेट करते हैं, अपने आप को कनेक्ट करते हैं। तो जो एक सच्चा तख्लीकार होता है वो एक्चुअली इन्हीं इंसानी रवैयों को, इस क्या कहना चाहिए, नशेब फराज को, इस रोलर कोस्टर को ही शेयर कर रहा होता है अपने ऑडियंस के साथ, अपनी रीडर्स के साथ, अपने व्यूअर्स के साथ रिलेट करवाना होता है अपने ऑडियंस के साथ ह्यूमन लेवल पे। वो एक कनेक्शन होता है ना। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि मैंने कनाडा में था, तो बिरजू महाराज एक बहुत बड़े कथक के एक बहुत बड़े लेजेंड उस्ताद हैं इस वक्त भी। वो ही मस्ट बी इन, वो तो कुछ 60 प्लस नहीं, मेरे ख्याल 70s में होंगे, 70 शायद लेट 70s में, तो पता नहीं 80s में है। तो वो मैं एक दफ़ा यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में उनकी परफॉर्मेंस देखने गया, तो वो स्टेज पे आए परफॉर्मेंस से पहले, तो वहाँ पे दुनिया जहान के लोग बैठे हुए थे, कैनेडियन, अमेरिकन, अंग्रेज़, चाइनीज़, हर तरह के लोग थे ना, कोई मेरा ख्याल हज़ारों का मजमा था। तो उनको अंग्रेज़ी तो नहीं आती थी ना, तो इन्होंने हिंदी में आके बात की। इन्होंने कहा कि मैं ना, जो हिंदी समझते हैं या उर्दू समझते हैं, उनके लिए तो मैं ये बता रहा हूँ कि मैं ये परफॉर्म करने चला हूँ। तो जिनको मेरी ज़ुबान नहीं समझ आ रही, उनके लिए मुझे कुछ ज़रूरत ही नहीं है कुछ कहने की, इसलिए कि मैंने ना उनको रुला भी दूंगा, उनको हंसा भी दूंगा, भी जो मैं थोड़ी देर बाद पेश करने वाला हूँ, उनको मैं बोर भी कर दूंगा, उनको मैं एक्साइटेड भी। मुझे वो जो ज़ुबान है, जो आर्ट की है, उसमें वो सब एक ही है ना, वो यूनिवर्सल है। और फिर हमने देखा कि उसके बाद उन्होंने जब परफॉर्म किया तो लोग हंस भी रहे थे, रो भी रहे थे, और हर चीज़ समझ रहे थे। तो यही होता है एक फ़नकार और उसके। सामीन, आपने देखा कि एक लिखने वाला मुआशरे को किस तरह देखता है,
लेकिन सर, अब उन लोगों को क्या पैगाम देंगे जो लिखने वालों को रोकते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, मैं यकीनन ये कहूँगा कि बहुत ज़रूरी है कि आपके जो बच्चे हैं, आपके जो स्टूडेंट्स हैं, आपके ज़ेर तरबियत जो लोग हैं, उनके अंदर कोई ना कोई तख्लीकी जो आग है ना, वो भड़कने दें। ये बहुत ज़रूरी है, इंतहाई ज़रूरी है। अच्छा, वो फिर मत करेंगे जी वो दुनिया जहान से बेगाना हो जाएंगे, या वो ये है कि वो पैसे नहीं कमा सकेंगे, उसमें ऐसी कतन बात नहीं है। वो ये इंटेलिजेंस और जहानत का एक रवैया है, तख्लीक जो है ना, और अपनी जितने भी पोटेंशियल्स हैं, जितने भी इम्कानात हैं, उनको ज़रूर एक्सप्लोर करना चाहिए, और ये इसका बहुत इनकरेज करना चाहिए, असातिज़ा को भी, तालीमी इदारों में भी, घरों में भी। समीन, आज हमारे साथ मौजूद थे पाकिस्तान के सफ़े अव्वल के अफसाना निगार और ड्रामा नवीस जनाब इरफान अहमद उर्फ़ी। आपने उनकी बात सुनी, वो ज़िंदगी को किस तरह देखते हैं, और उन्होंने हमें बहुत सी ऐसी बातें बताई जो शायद इससे कबल हमने सुनी होंगी, सोची होंगी, मगर लिखने वाला आपके जहन के अंदर बसे हुए ख़यालात को एक बार झंझोड़ देता है। मुझे लगता है कि उर्फ़ी साहब की मौजूदगी में हमें बताया कि हम कितनी ही बातें जहन में लिए बैठे हैं, लेकिन हमें कोई झंझोड़ने वाला नहीं, और तख्लीक़कार वो शख्स होता है जो हमें हमारी बुराइयों के लिए थोड़ा सा झंझोड़ता है। अच्छा और तख्लीकी अदब इंसान की ज़िंदगी में मशअल राह का काम करता है, और हम तक ये मेयार अदब पहुँचाने वाले हमारे अदीब यकीनन दाद के मुस्तहिक हैं। पूरी दुनिया में पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज कायम करने में हमारे अदीबों के किरदार को हम फरामोश नहीं कर सकते। ये लोग हमारा असासा हैं। उर्फ़ी साहब, आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया, और इस दुआया मिसरे के साथ कि अल्लाह करे ज़ोर कलम और ज़्यादा, हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। सर, आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे बुलाया, और लिसनर्स का शुक्रिया जिन्होंने सुना। अपने मेज़बान और प्रोड्यूसर कामरान तारिक को दीजिए इजाज़त। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह नेगेबान।